नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में आज हम ये अहम सवाल उठा रहे हैं कि बेशक आज से अनलॉक की शुरुआत हो रही है देश के 3 अहम राज्यों में, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही भारी न पड़ जाए, इसके लिए हम सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर के चैलेंज के बीच पहले दिन आज जो तस्वीरें दिखाई दी हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। दिल्ली की मेट्रो में भीड़ दिखी, महाराष्ट्र में कई जगह पर हुजूम दिखा, तो उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही लोग बेखौफ नजर आए। अब सवाल यह है, क्या अनलॉक भारी पड़ने वाला है? ये तस्वीरें हैं अनलॉक के पहले दिन की। पहला ही दिन लापरवाही भरा रहा। ऐसे हालात देखकर अनलॉक के फैसले पर आशंकाओं के बादल मंडराना स्वाभाविक है। देश में कोरोना ग्राफ गिरा और दूसरी लहर से संभला तो राहत की डोज दी जाने लगी। अनलॉक का दौर शुरू हो गया। राज्य सरकारों ने जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर दौड़ाने का फैसला किया, लेकिन कैसे कहा जाए कि हालात नहीं बिगड़ेंगे? देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना संक्रमण के खतरे के प्रति लोग कितने गंभीर हैं। कहीं मास्क बगैर सैर सपाटा तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। दूसरी लहर में एक दिन में 4 लाख से ज्यादा के पीक को देख चुके देश पर दोबारा मुसीबत को बुलावा दे रही है ये भीड़। वैसे विशेषज्ञ पहले से ही अलर्ट कर चुके हैं कि दिल्ली मेट्रो जैसी सेवा अभी नहीं शुरू की जानी चाहिए थी। मेट्रो हो गई या और इनर सर्कल की ट्रेन को धीरे खोलना है, अभी मत खोलिए। 1 हफ्ता और देख लीजिए कि नंबर कम आ रहे हैं, उसके बाद आप खोलिए। तो हमें धीरे धीरे और कम्युनिटी एंगेजमेंट, जनता के साथ संवाद करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अपनी पॉलिसी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेंज करके भी सेंटर आपको गाइडेंस दे सकता है, स्टेट आपको गाइडेंस दे सकता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के कई राज्य अनलॉक के फेज में हैं, लेकिन इस वक्त हालात को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन भी तेज किए जाने की जरूरत है। लोगों के घर घर जाएंगे। क्या है ये अभियान? इस अभियान के तहत हम लोगों को जाके कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो, सबको पता है कि हम कहां जाते हैं वोट डालने, सबको पता है मेरा पोलिंग सेंटर कहां है। जहां आप वोट डालने जाते हो, आप वहीं पे जाइए। आपके वैक्सीनेशन का वहां पे हमने इंतजाम किया हुआ है। सरकार की कोशिश एक तरफ, अपनी कवायद एक तरफ। इस वक्त बेहद जरूरी है कि सभी अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, आज तक। तो देश के 3 राज्यों में आज अनलॉक की शुरुआत हुई है। पाबंदियों को लेकर, अब उन्हें हटाने को लेकर एक प्रक्रिया के तहत ये धीरे धीरे कदम उठाए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से। लेकिन बहुत जरूरी ये भी है कि जब अनलॉक की ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो हम भी अपनी जिम्मेदारी समझे। लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है और आगे आने वाला समय कैसा हो सकता है, डॉक्टर्स से बेहतर, मेडिकल एक्सपर्ट से बेहतर इसे और कोई नहीं बता सकता। खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक इस वक्त मुंबई के जसलोक अस्पताल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं, आप हेड हैं कोविड सेंटर एम्स के। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर तरुण मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास राजेश मल्होत्रा जी आना चाहूंगी। जो परिस्थितियां आज की तारीख में दिखाई देती हैं उसमें राहत की बात यह है कि 2 महीनों में 1 लाख के करीब जो है वो केसेस सामने आए हैं। ये आंकड़ा तेजी से नीचे गिरा है, ये जरूर राहत देता है, लेकिन कहीं से भी कोई ढील हमारे बिहेवियर में ना आ जाए, ये सबको समझने की जरूरत है। अनलॉक के इस कदम को एक एक्सपर्ट के नजरिए से आप कैसे देखते हैं? जी मीनाक्षी जी, ऐसा है कि अनलॉक जरूरी तो है ही है, क्योंकि अब जब हमारी पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे चली गई है, केसेस कम हो गए हैं, तो धीरे धीरे जो जीवन को पटरी पे लाना ही पड़ेगा। बात ये है कि ये बड़ा एक टाइट रोप वॉक है। अगर आप बहुत देर तक लॉकडाउन रखते हैं तो उसका विपरीत असर होता है इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे। और अगर आप एकदम से ढील दे देते हैं तो उसमें आप, जाहिर है आपने भी जैसे कहा कि एक खतरा रहता है कि एकदम तकलीफ बढ़ नहीं जाए।
तो मुझे लगता है एक टाइट्रेटेड रिस्पांस चाहिए, थोड़ा थोड़ा खोल के और देखें, हम लोग लगातार नजर रखें पॉजिटिविटी रेट पे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे अनलॉक होता है हमें टेस्ट और कंटैक्ट ट्रेसिंग इनको बढ़ाना पड़ेगा। और जहां भी माइक्रो कंटेनमेंट मेजर्स है कि अगर अनलॉक होने के बाद में कहीं पे क्लस्टर में ज्यादा केसेस आते हैं तो वहां एक लिमिटेड कंटेनमेंट या लिमिटेड उस एरिया में लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार फिर ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि फिर सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। जी डॉक्टर राजेश पारेख, आप तो मुंबई में ही मौजूद हैं और महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहा कोविड की वजह से, अभी 5 स्टेजेस में वहां पर अनलॉक की इस प्रक्रिया को रखा गया है, 5 लेवल्स बनाए गए हैं। तो ये जो पूरा ओवरऑल प्लान महाराष्ट्र के लिहाज से है, कितना कारगर ये साबित होगा, कितनी उम्मीदें इस प्लान से हैं? देखिए, कितना कारगर होगा वो तो हम अभी समय से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये वायरस नया है, उसका रूप बदल रहा है। लेकिन जो भी हमारे पास अब तक इंफॉर्मेशन है उसमें से ये पता चलता है बहुत ही बढ़िया प्लान है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि ये प्लान एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। ये प्लान का फाउंडेशन होता है। जो कोई भी इमारत होती है तो ज्यादा समय उसके फाउंडेशन में जाता है, और ये प्लान फाउंडेशन एक ही है जिसपे ठीक तरह से चल सकता है, और वो है कि सबको जो भी सही है वो बताना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में पहले दिन से डॉक्टरों को बताया गया था, सब लोग को बताया गया था कि जो भी सच नंबर्स होंगे वो भले हमारे महाराष्ट्र को अच्छी लाइट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसको साफ साफ बताना चाहिए। इसके वजह से क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के रेट्स तो हमेशा हाई रहे हैं, लेकिन वो सच रेट्स है। अभी इसके ऊपर जब प्लान 5 स्टेज का तैयार होता है, जिसमें पहली बात तो यह है कि पॉजिटिविटी रेट क्या है, ऑक्सीजन बेड्स की कितनी जरूरत है परसेंटेज वाइज, और उसके ये 2 चीजों पर डिपेंड होकर 5 स्टेजेस में जो अनलॉक होगा, और वो इनफ्लेक्सिबल लॉकअप ये नहीं है ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन। उसमें क्या होगा, हर स्टेज पे लोग देखते जाएंगे, जैसे नंबर्स बदलेंगे तो वो लेवल्स भी बदलते। तो मुझे लगता है ये अच्छा प्लान है, इसमें मेरी तो उम्मीद बहुत ही बड़ी है। बिल्कुल। और आप देखिए, उम्मीदों का जिक्र कर रहे हैं तो आज प्रधानमंत्री का भी संबोधन है डॉक्टर पारेख, और सभी इस बात पे नजरें टिकाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदें वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर हैं कि वैक्सीनेशन पर आगे क्या पिक्चर हो सकता है, या इससे जुड़ी क्या अहम जानकारियां वो देश के साथ शेयर कर सकते हैं। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं मेरी खुद की उम्मीद बोल सकता हूं, अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट्स में भी अलग अलग उम्मीदें रहेंगी। तो मेरी उम्मीद क्या है, मेरी उम्मीद ये है कि प्रधानमंत्री हमारे पहली बात माने कि हमारे से कई गलतियां हो गई है, ये गलतियां वापस नहीं होगी। ये पहली उम्मीद है मेरी। दूसरी उम्मीद है कि वो बोलेंगे कि जितना डेटा है वो सब कुछ लोग देख सकेंगे। अभी तक डेटा का एक्सेस नहीं है किसी के पास, साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। तो अगर डेटा का एक्सेस, जो सच डेटा है उसका एक्सेस नहीं रहेगा तो हमारा पूरा फाउंडेशन बिगड़ जाता है। तो मेरी बहुत ही उम्मीद है कि जितना डेटा है, सच डेटा, उसको सबके पास आ जाएगा। और तीसरी ऑफ कोर्स उम्मीद है, जो सबसे बड़ी उम्मीद है शायद, कि वैक्सीन सबके लिए मिलेगी, सब जगह में। जिधर जरूरत ज्यादा है उधर ज्यादा वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन सबको मिलेगी। जो पहले गलतियां हुई थी वो वापस नहीं हुई। अगर ये 3 बात आ गई तो फिर हमारा रास्ता तो एकदम साफ साफ है। मीनाक्षी जी। डॉक्टर तरुण मित्तल, मैं इसी बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। जब पैनल, जो डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होता है, वो इस बात पर बहुत भरोसा जता रहे हैं कि ठीक है, दूसरी लहर में जितना नुकसान हमने झेला, लेकिन अब कम से कम आंकड़े कम हो रहे हैं। लेकिन अब तीसरी लहर की तैयारी में भी हमें जुटना होगा ताकि जो गलतियां दूसरी लहर के दौरान हुई वो आगे ना हो। क्या हमने जरूरी सबक लिए हैं? यही चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ। मार्च के स्टार्टिंग, लेट मार्च में और अप्रैल और मई में लोग घर के अंदर घुस गए थे, बच्चे नहीं खेल रहे थे हमारे पार्क एरिया में, और सब कुछ अनलॉक डाउन हो गया था। बट अब मैं दोबारा से देख रहा हूँ कि बच्चे नीचे आ गए हैं, बट जो हमारे खराब बिहेवियर है वो भी स्टार्ट हो गया है। मैंने देखा कल एक बर्थडे पार्टी हो रही थी,
बच्चों की बर्थडे पार्टी हो रही थी, वहां पर लोग बिना मास्क के पार्टी कर रहे थे। लोगों के घर में लोग गेस्ट बुलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने बिना मास्क के। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, अगर हम एज अ सिटीजन अपने आप का प्रिकॉशन नहीं लेंगे, अपने आप को नहीं प्रिकॉशंस लेके मास्क पहन के नहीं रखेंगे, अनवांटेड गेस्ट को घर पे नहीं बुलाएंगे, अननेसेसरी पार्टी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इस समय हमें ये देखना है, हमारी पॉपुलेशन 136 करोड़ है और सिर्फ 3 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। हम मान ले चलो डबल या ट्रिपल भी हुआ है इन्फेक्शन जिन लोगों ने टेस्ट नहीं कराए, तो 10 करोड़ भी इन्फेक्शन हम मान लें। 20-22 करोड़ हमारे लोगों को वैक्सीन लगा है, फिर भी हमारी बहुत पॉपुलेशन है जो अनएक्सपोज्ड है। मेरे अपने घर में, मेरे को खुद को हुआ था कोविड अप्रैल में, मेरे घर में 5 जने हैं जिनको नहीं हुआ है अभी कोविड, सिर्फ एक ही जने को कोविड हुआ है। तो बहुत लोग हैं जिनको नहीं हुआ है और वो एक्सपोज हो सकते हैं और वो वनरेबल हैं कोविड को दोबारा होने के या फर्स्ट टाइम होने के। मेरे को दोनों वैक्सीन लगी हुई थी, उसके बाद भी मेरे को कोविड हुआ। ये भी एक प्रिकॉशन है जो लोगों को लेना है कि वैक्सीनेशन कराएं, 100% कराना है। बट ये नहीं सोचिए कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया तो ये कोई रामबाण हो गया, अब आपको कुछ नहीं हो सकता, आप खुले में घूमें, पार्टी करें, एयरप्लेन में बिना मास्क के जाएं, ये सब नहीं है। वैक्सीनेशन होने के बाद भी सीवियर डिजीज को वैक्सीनेशन प्रिवेंट कर रहा है 99% टू 99.9%, बट इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, तो हमारे को जान हमारी बच सकती है बट इन्फेक्शन हो सकता है। घर में आपको इन्फेक्शन हो गया, आप अपने फादर मदर को इन्फेक्शन दे सकते हैं, वो तो फादर मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए तो यही वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन था जिसकी वजह से, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। जबकि खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके थे कि सभी राज्य सरकारों के लिए लॉकडाउन एक अंतिम फैसला होना, अंतिम विकल्प होना चाहिए, उस तक ना पहुंचे ऐसे प्रयास होने चाहिए। लेकिन फिर भी तस्वीर हमारे सामने है। अब आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। लेकिन डॉक्टर मनोज, जिस बात का जिक्र देखिए यहाँ पर डॉक्टर तरुण भी कर रहे थे कि अगर लोग ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, या हम ग्राउंड पर देखते हैं कि पार्टीज हो रही हैं, भीड़ हो रही है, अननेसेसरी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो प्रशासन भी किस हद तक लोगों को इस बात के लिए आगाह करता रहेगा या समझाता रहेगा कि आप अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए? देखिए मीनाक्षी जी, अनलॉक जो कल से, आज से शुरू हुआ है, ये इस आधार पे शुरू हुआ है कि हमारे 2 महीने पहले केसेस बहुत ज्यादा थे और अब कम हो गए। बट आप अगर एब्सोल्यूट नंबर देखिएगा, अभी भी 1 लाख से ज्यादा केसेज आ रहे हैं देश भर में। ये वही वाली बात है, वही निष्क्रियता फिर से आ रही है लोगों में, जो कि सेकेंड वेव के कारण बना था। अभी जो भी है, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आप देखिए इस समय रेजिडेंशियल इमिग्रेशन होता है, रेजिडेंट्स इधर से जो घर गए थे फिर वापस आएंगे, तो अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बस लग रहा था कि जैसे कोई बांध के रखा हुआ था और अनलीज कर दिया गया, उसको खोल दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि अभी जो एक कहिए कि क्रमबद्ध तरीके से जो लॉकडाउन खोला जा रहा है, उसमें व्यक्ति की जिम्मेदारी या एक समझिए कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं कि अभी केसेस खत्म नहीं हुए हैं, अभी रफ्तार कम हो गई है। राहत की चीज है कि केसेस कम हो गए हैं, पर डे के केसेस कम हुए हैं, हमारी लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो गई है, अभी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। बट आप साथ साथ देखिए कि अभी थर्ड वेव की जो आने की संभावना है वो भी एकदम सामने है और इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं हॉस्पिटलों में देख रहा हूँ कि ऑलरेडी पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक वार्ड्स फुल हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये चुपके से आ रहा है, थर्ड वेव आ रहा है जो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। उस तरीके से सुनामी जैसा, सेकंड वेव जैसा नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए डॉक्टर साहब देखिए आगाह रहना बहुत जरूरी है। और आपने बहुत अच्छी एक बात की कि ऐसा नहीं है कि अभी भी केस कम हो गए। हालांकि हम तुलनात्मक रूप से जब देखते हैं तो वो बेशक कम दिखाई देते हैं, लेकिन 1 लाख केस अब भी आ रहे हैं और 1 लाख कोई छोटा नंबर नहीं होता है, ये हम सबको समझने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वैक्सीनेशन पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। अनलॉक में लापरवाही भारी न पड़ जाए, ये सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि आज के दिन सुबह से जो तस्वीरें मिली, कहीं पर भीड़ दिखाई दी, मेट्रो हो या वाहन हो, वहां पर लोगों का हुजूम दिखाई दिया। और ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि बेशक स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके अनलॉक की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी हमें जागरूक होना जरूरी है। और इसीलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आज का बड़ा अपडेट ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, तो उनके संबोधन पर भी नजर होगी। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कह सकते हैं पीएम, मेडिकल फ्रेटर्निटीज को लेकर क्या सोच रही है, इसी पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।
बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए आज से दिल्ली एम्स में भी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है और इसके तहत 525 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। सभी बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया है, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के और तीसरे ग्रुप में 2 से 6 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। पहली डोज के 28 दिन बाद ट्रायल में शामिल बच्चों को दूसरा डोज दिया जाएगा। 56 दिन के बाद सभी की 3 बार जांच होगी, तब ट्रायल का रिजल्ट देखा जाएगा और उसके बाद इस पर अगला फैसला लिया जाएगा। हम आपको दिल्ली एम्स में चल रहे बच्चों के ट्रायल पर प्रमुख डॉक्टर संजय राय का क्या कहना है वो सुनवाते हैं। देखिए, साइंस से कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा, वह सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई सेफ वैक्सीन अवेलेबल है या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, वह मेन उद्देश्य है। एडल्ट में ऑलरेडी प्रूवन है कि वैक्सीन सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास डेटा नहीं है। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वह डेटा जनरेट करने का है कि बच्चों के लिए क्या वैक्सीन सेफ है तो क्या इफेक्टिव भी है, उसी को देखने के लिए ट्रायल्स हैं। फाइनल रिजल्ट वो बताता है कि रियली सेफ्टी है कि नहीं। उन बच्चों का हम मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे एडल्ट में करते रहे वैसे ही बच्चों में भी मॉनिटर करेंगे। इम्यूनोजेनिसिटी भी देखेंगे कि सेफ्टी ही नहीं, अगर सेफ भी है तो क्या बच्चों में देने से फायदा है कि नहीं, क्या एंटीबॉडीज लेवल बन रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर रिजल्ट आता है रिसर्च के बाद कि हाँ सेफ भी है और अगर इफेक्टिव भी है तो शायद रेगुलेटरी अथॉरिटी उस पर जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे। देखिए, पूरी 6 से 9 महीने का प्रक्रिया है लगेगा, क्योंकि फॉलो भी करना होता है, सेफ्टी भी देखना होता है, इम्यूनोजेनिसिटी भी देखना होता है। तो पहले जो है 12 साल से ऊपर, फिर 6 साल से ऊपर, फिर 2 साल से ऊपर के बच्चों का जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी और यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने में 6 से 9 महीने का वक्त लगेगा। अनलॉक और कोरोना के खतरों को लेकर देश के 2 बड़े डॉक्टर्स का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर नरेश त्रेहान के ये स्टेटमेंट्स। अगर हम देखें तो जब हमारे केसेस ज्यादा हुए तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लोग भी डर गए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत ज्यादा होने लगा, कई फंक्शंस कैंसिल हो गए। अब जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं ये सब चीजें खुल रही हैं, तो फिर से एक वायरस को मौका मिलता है फिर से फैलने के लिए और फिर केसेस बढ़ने लगते हैं और एक और वेव आने लगती है। तो इसको रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ नहीं इकट्ठा हो और हम अपना लॉकडाउन ग्रेजुअल करें, अनलॉकिंग ग्रेजुअली करें, तो तभी हम इस थर्ड वेव को रोक सकते हैं या उसको या उसकी जो पीक है उसको कम कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन सिर्फ 3 संगठन करने हमने। एक तो अपना लॉकडाउन कि हम केयरफुल रहेंगे और अपने कोई प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करेंगे और लोगों को भी उल्लंघन नहीं करने देंगे, उनको भी रिमाइंड करेंगे भैया सेफ्टी रखो तो हिंदुस्तान बच सकता है। और हम वैक्सीन जब नंबर आए तो लगवाएंगे जरूर, और अगर जो हो चुका है और अपने डॉक्टर की सुपरविजन में जरूर रहना है, क्योंकि ये नहीं पता कि कितनी कब कंप्लीट रिकवरी होगी, तो इसलिए उसकी कंसल्टेशन करते रहना चाहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तरुण मित्तल, मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, एक के बाद एक अलग अलग तरह से फैसले भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में सरकारें और प्रशासन आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में जो फैसला हुआ है कोविड ट्रीटमेंट को लेकर, उसमें से आइवरमेक्टिन दवा को हटाया गया है, डॉक्सीसाइक्लिन को हटाया गया है, रेमडेसिविर को लेकर फैसले हुए हैं। तो ये फैसले हुए हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए। क्या इसे आप थोड़ा और बेहतर हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, क्या हो रहा था कि पेशेंट्स को अगर कोविड हो रहा था तो होर्डिंग ऑफ मेडिसिन, होर्डिंग ऑफ बेड्स, सारा कुछ हो रहा था, है ना। इसमें से जैसे रेमडेसिविर पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को ज़रूरत है जिनको ऑक्सीजन चल रही है, बट हमारे हिंदुस्तान में जैसे वीआईपी कल्चर है, तो जिसको भी इन्फेक्शन हो रहा था उसको भी लग रही थी रेमडेसिविर, उस वजह से कुछ शॉर्टेजेस हो रही थी। ऐसे ही आइवरमेक्टिन जो है उसका ट्रीटमेंट में रोल बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है। उसमें बेसिकली देखा गया है कि उसको अगर देते हैं या ना दें तो ट्रीटमेंट में चेंज नहीं होता, कि अगर पेशेंट को माइल्ड डिजीज ही रहेगी या माइल्ड से मॉडरेट से प्रिवेंशन करेगा आइवरमेक्टिन देने से। बट आइवरमेक्टिन का अभी भी रोल प्रोफाइलैक्सिस में अभी भी मानना चाहिए, और बहुत सारे पेपर्स हैं इस के लिए, कि जैसे कि मेरे को हुआ मेरे फैमिली में, तो मैं अपने फैमिली में जो उनको मेरे कांटेक्ट में आया या मेरे हॉस्पिटल में कोई कांटेक्ट में आया, उनको मैं आइवरमेक्टिन अगर दूं
तो चांसेस ऑफ प्रिवेंशन उन लोगों को होने का 66% 70% कम होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही रिसोर्सेज यूटिलाइज ऑप्टिमल होने चाहिए। इस वजह से ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। हमारी जो एलोपैथिक साइंस है वो इवॉल्विंग साइंस है vis-a-vis any other medicine, any branches. So if any new evidence comes, we have to change our protocol based on the new evidence. जिस तरह से आपने कहा कि इवॉल्विंग साइंस है, एक के बाद एक नई तस्वीर खुलती जाती है और उसके आधार पर फिर बड़े फैसले आगे के लिए कदम तय किए जाते हैं। डॉक्टर राजेश, वैक्सीन को लेकर भी देखिए जो अलग अलग आंकड़े या सर्वे स्टडीज जो इशारा करती हैं, उसमें जो सबसे नई बात सामने आई है, पहली डोज के बाद कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडीज बना रही है। हालांकि दूसरी डोज के बाद दोनों के रिजल्ट्स बेहतर हैं। तो अभी तक जितने आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको दोनों डोजेस लग चुके हैं, किस तरह का रिस्पांस आप लोगों ने महसूस किया? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन पहुंची हैं? तो ये बात ठीक है। देखिए, अलग अलग वैक्सीन जो है वो अलग अलग तरीके से रिस्पांस करती हैं, और जो कोवैक्सीन है इसकी असली में जो प्रोटेक्शन है वो 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगाने के बाद, जो हम कहते हैं 2 हफ्ते बाद, तब आती है। और यही कारण है कि जो कोविशील्ड है उसमें एक डोज के बाद भी जो गैप भी देते हैं उसमें आपको प्रोटेक्शन अच्छी मिलती है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है, तो स्पुतनिक वैक्सीन की 2 डोज लगती है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि उनकी स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है, उसको अगर 1 डोज भी लगाते हैं तो 3 हफ्ते के अंदर उससे अच्छी प्रोटेक्शन आ जाती है। तो बात ये है कि जो भी वैक्सीन आप ले रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस के लिए आपके पास में ट्रांसपेरेंट डेटा है, और वही सबसे बड़ी बात है जिससे कि अलग अलग तरह की भ्रांतियों को रोका जा सकता है। तो जो भी किया जा रहा है, अभी आपसे डॉक्टर संजय राय ने कहा कि बच्चों पे वैक्सीन देंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं देखेंगे कि साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस हो रही हैं, उनमें कितनी प्रोटेक्शन हो रही है, उनमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर एक वैक्सीन अलग तरीके से काम करती है, वो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही चीज कॉमन है कि सारी की सारी कोविड के लिए इफेक्टिव हैं, सारी की सारी पैंडेमिक में इस समय इसको रोकने में मदद करती हैं, और जो भी आपको मिलती है आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं करें, जो अवेलेबल है उसको ले लें, आपको प्रोटेक्शन उसकी प्रॉपर कोर्स के बाद मिल जाए। डॉक्टर, एक सलाह मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि एक इस तरह का केस सामने आया तो वो केस मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक व्यक्ति जिसे कोविड हुआ, कोविड होने के बाद वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब अभी कोविड से स्वस्थ हुआ है तो वो इमीडिएट वैक्सीनेशन नहीं ले सकता, उसे कुछ समय के बाद वैक्सीनेशन लेना होगा। लेकिन जब वही व्यक्ति अपना एंटीबॉडीज का टेस्ट कराता है और एंटीबॉडीज शरीर में 0 पाए जाते हैं, उस केस में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इन्फेक्शन जो है, जब कोविड की इन्फेक्शन होती है तो ये वायरस बहुत स्मार्ट वायरस है, तो ये कोशिश करता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर ले या उस पर हावी हो जाए। इसलिए जब इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि वैक्सीनेशन के बाद होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के समय हम एंटीबॉडी बना रहे हैं एक वायरस के लुक अलाइक या उसके कोई मिलती जुलती चीज से। हम साथ ही इन्फेक्शन से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन्फेक्शन से लड़ाई लड़ने में तो हमारी अलग ताकत जा रही है, तो उस समय पे जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स होती है वो हमेशा वैक्सीनेशन के बाद ज्यादा अच्छी होती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर आपके एंटीबॉडीज नहीं मिले इन्फेक्शन के बाद में। लेकिन एक और स्टडी अभी आई है नेचर जर्नल में, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा भी संभव है कि कुछ लोगों में इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी है वो लाइफ लॉन्ग हो। 2002-3 में जो SARS-CoV-1 हुआ, उसमें कई लोगों के अंदर बॉडी में जो एंटीबॉडीज थी वो 17 साल बाद भी पाई गई। तो ये बात का ध्यान रखें कि आपकी एंटीबॉडीज, आपकी इम्यून रिस्पॉन्स एक कुछ हद तक एक इंडिविजुअल से भी डिटरमिन होती है कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है और आप कितना स्ट्रांगली किसी चैलेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। डॉक्टर मनोज, वैक्सीनेशन को लेकर अब सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सबके लिए ये जरूरी है ही, और जब तक एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक कोविड के खिलाफ जो इंसानों की जंग है वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं होगी। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर जितने दावे अब तक होते रहे हैं, जो उस पर जो बातें होती रही हैं, हम किस स्टेज में हैं हर्ड इम्यूनिटी को लेकर? देखिए, हार्ड इम्यूनिटी के विषय में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ गई है। जो एक डिस्क्रिपेंसी डेटा में आया
जो प्रीवियस ईयर में जो 2020 में हमने सीरो प्रिवेलेंस सर्वे किया था उसमें ये बताया गया कि 21% लोग जो हैं सीरो पॉजिटिव हैं, तो हम उसको मान रहे थे। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री से ये स्टेटमेंट आया कि अभी सिर्फ इतने करोड़ लोगों को हुआ है और इतने करोड़ जो है उन्होंने केस नंबर के आधार पे बोला कि जो जितने केस थे उतने ही इन्फेक्टेड हुए हैं और बाकी लोग अभी ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन। तो यहाँ पे एक रियल ट्रांसपेरेंट डेटा की जरूरत है। बट मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से आप देखिए, अगर आप अपने हॉस्पिटल्स में देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, तो दिल्ली में आप देखिए करीब करीब 50% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन या तो ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड थे, इनका एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रहा है जब वो वैक्सीन लगाने के पहले करा रहे हैं, तो इसका मतलब इंसिडेंस जो था, प्रिवेलेंस जो थी डिजीज की वो बहुत ज्यादा थी। और मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट डेटा की अभी बहुत सख्त जरूरत है उसी के आधार पे, क्योंकि और जितना भी ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा आप देते हैं, चाहे सीरो प्रिवेलेंस स्टडी बहुत सारे प्रिजम्पशंस पे बेस्ड होता है, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप हर्ड इम्यूनिटी जब आप कहेंगे कि आपके यहाँ 75%, 60 to 75% पेशेंट्स इम्यून हो जाएं, चाहे वैक्सीनेट हो जाएं या इन्फेक्ट हो जाएं, नेचुरल इम्यूनिटी उसमें हो जाए, तो ये तभी पता चलेगा जब आपको एग्जैक्ट सीरो प्रिवेलेंस या सीरो पॉजिटिविटी पता है, कितने लोग एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं। आप बहुत बड़ा एक नंबर है जो कि एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हुए और जो एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं जिनके, वो काउंट्स में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हार्ड इम्यूनिटी के लिए कहना बड़ा मुश्किल है। बट जिस तरीके से मुंबई या दिल्ली की बात करूं, यहाँ बहुत बड़ा पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुआ है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि डेटा नहीं है, बट बहुत जो ऑब्जर्वेशनल, अगर आप कहिए स्टडी या ऑब्जर्वेशनल आप मेरा रिमार्क मानिए, तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुआ है। तो मुझे लगता है दिल्ली बहुत ही हार्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंची। जी डॉक्टर राजेश, एक सवाल मैं आपके पास फिर लेकर आ रही हूं, क्योंकि आप कोविड सेंटर को भी हेड कर रहे हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि शहरी जो आबादी है वहां पर हम वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर फिर भी एक जागरूकता देखते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर लोगों के अंदर एक हिचकिचाहट है वैक्सीन लगवाने को लेकर या मास्क पहनने को लेकर। उन्हें लगता है, या वो ऐसा अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि हम ठीक हैं, अपना इलाज हमें खुद पता है, या हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है। तो मैं चाहूंगी कि जरूर उन लोगों के लिए भी आप एक मैसेज जरूर दें। जी, बल्कि ये दूसरी वेव में हमने देखा कि जो हमारे ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ। तो अब ये बात तो ठीक नहीं है कि हम गांव में रहते हैं तो हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। और जहाँ तक आपने ये भी बताया वो भी बिल्कुल सही है कि बहुत हेसिटेंसी है, हिचकिचाहट है वैक्सीन को लगवाने में। और मुझे लगता है कि जिस तरह आज प्रधानमंत्री जो संबोधन कर रहे हैं देश को, मुझे लगता है खास करके उसमें इस बात पे ज़रूर जोर दिया जाएगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी ही आवश्यकता है वैक्सीनेशन की, अवेयरनेस की, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की, जितनी की शहरों में है। क्योंकि देखिए, जब एक स्टेट में अगर ज्यादा हो गया, हम खुश हो जाएं दिल्ली में रेट कम हो गया, और अगर हमारे आसपास की सारी स्टेट में बहुत ज्यादा है तो वो दिल्ली बहुत ज्यादा दिन तक रेट कम नहीं रहेगा। इसी तरह ग्रामीण से शहरी इलाकों में मूवमेंट होती रहेगी। तो जब तक पूरे देश में ये अवेयरनेस नहीं आएगी, वो कहीं पे कम होंगे केसेस तो टेम्परेरीली कुछ समय के लिए हो जाएंगे, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन उसका नहीं। डॉक्टर तरुण, आपका एक क्लोजिंग रिमार्क। मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो कि इस समय जो वल्नरेबल लोग हैं वो हैं, एक तो बच्चे जिनको नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों को हुआ है। दूसरा, रूरल में हुआ है बट अभी भी जितना शहर में हुआ था उतना रूरल में नहीं हुआ है। तो हमारे को एक तो टेस्टिंग रूरल एरिया तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर हम टेस्ट कर पाएँ। अगर हम टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को रूरल एरिया में हुआ बट वहाँ टेस्ट फैसिलिटी नहीं थी, उन्होंने खुद कराया नहीं, फिर उनसे और लोगों को होता चला गया और उसकी वजह से और बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। एक चीज़ तो ये। दूसरा, हमें ये भी चीज़ देखनी है, ये वायरस mRNA वायरस होता है और ये अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं। तो जो हमारी नई वैक्सीन्स आगे आएंगी, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसकी हर साल हम वैक्सीन लगाते हैं और हर साल नया स्ट्रेन टाइप आता है जो लगती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे को हर साल इस कोरोना वायरस की वैक्सीन लगानी पड़े बेस्ड ऑन की उस समय क्या म्यूटेशंस चल रही है। बहुत अहम आपने यहाँ पर जानकारियाँ साझा की और अपने मेडिकल पैनल पे जितने भी जो मेहमान हमारे साथ हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने समय दिया और ये अहम जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स तक साझा की। बहुत ज़रूरी है कि हम
जिम्मेदारी को समझे और अनलॉक की वजह से किसी भी तरह से अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर ढिलाई न बरतें। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। तो देश के 3 बड़े राज्यों में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से कुछ चीजों में छूट दी गई है, कुछ चीजों को अभी भी बंद रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही देश के इन हिस्सों से जो तस्वीरें मिली वो वाकई इस वक्त सवाल खड़े करती हैं कि कहीं अनलॉक की वजह से हम लापरवाह तो नहीं हो जाएंगे। कोविड की दूसरी लहर के बाद अब केसेस 1 लाख के पास आ रहे हैं, जो कि 2 महीने में सबसे कम आंकड़ा है। लिहाजा अब आगे भी जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। कहां कहां लापरवाही हुई वो आंकड़ों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। अब उसमें भी कम ही समय बचा है और उम्मीद यही क्या वैक्सीनेशन को लेकर आगे तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां रहने वाली हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। आज तक पर लगातार प्रधानमंत्री के संबोधन पर कवरेज जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक।